तो अब आपका काम ये है कि आप सभी ये जो पूरा ग्राफ मैंने बनाया है इस ग्राफ को स्वयं बनाएंगे, इससे देखते जाइए बनाते जाइए, ठीक है। पूरा ग्राफ आपको यहाँ पे बनाते जाना है। सबसे पहले जो पहला ग्राफ आप बनाएंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। आपको जो जो चीज़ें हैं क्रम से पूरा बनाते चले जाना है। कुछ लोगों ने हो सकता है बना भी लिया हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को फिर से पूरा ग्राफ बनाते जाना है जो चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ। सबसे पहले डालिए COP3 क्योटो प्रोटोकॉल। पहले हेडिंग आपने डाला था, हेडिंग डाला था अंतरराष्ट्रीय उपाय, वैश्विक तापन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय उपाय, है ना, वैश्विक तापन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय उपाय। तो अब देखो शुरुआत तो मैंने आपको रियो बता दिया कि रियो 1992 में हुआ, स्टॉकहोम हुआ, उन्हें मैं नहीं लिखवाऊंगा, वो सब उपाय ही हैं। मेन क्योटो प्रोटोकॉल है, तो पहले हेडिंग पहले लिख लीजिए इसमें पहले COP3 क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है ये? कानूनी तौर पर बाध्यकारी समझौता है। मैं आगे फिर डिटेलिंग करवाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया। पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, चलिए फिर यदि इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? चलिए फिर पहला पॉइंट लिखना है, जापान के क्योटो शहर में संपन्न हुआ। जापान के क्योटो शहर में कब संपन्न हुआ? 11 दिसंबर 1997 को संपन्न हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए, इस प्रोटोकॉल से संबंधित विस्तृत नियम मराकेश मोरक्को में अपनाया गया 2001 में। तो इसके जो नियम बने, सब कुछ बने, कहाँ बने? COP7 में। COP3 में ये क्या हुआ? अपनाया गया। COP7 में इसके नियम कानून बने, जो नियम कानून मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। इस प्रोटोकॉल के संबंधित, तेजी लिखना है, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फिर आपका रह जाएगा। इस प्रोटोकॉल में संबंधित विस्तृत नियम मराकेश मोरक्को में अपनाया गया 2001 में, ये हुआ था COP7। इसके बाद अगला लिख लीजिए, 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो गया। 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो गया। इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य हर ऐसी मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना, हर ऐसी मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना जो पर्यावरण के लिए खतरा हो, हर ऐसी मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना जो पर्यावरण के लिए खतरा हो। अगला पॉइंट, अब फिर से यहाँ पे डालिए क्योटो प्रोटोकॉल, हेडिंग डालिए क्योटो प्रोटोकॉल, लिखिए इसमें, यहाँ पर लिख लीजिए साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत। क्या इसमें थ्योरी थी, क्या थी इसकी? साझा परंतु विभेदकारी, पर्यावरण को बचाना हमारी साझा जिम्मेदारी है, लेकिन क्या है ये? विभेदपूर्ण उत्तरदायित्व। इनको एनेक्स नॉन एनेक्स कंट्री को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, पूरा का पूरा उत्तरदायित्व एनेक्स कंट्री को दिया गया, विकसित अर्थव्यवस्थाओं को दिया गया। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव, है ना। तो जो भी जिसका मतलब कि जो एबिलिटी है उसी के आधार पे पूरा का पूरा का ये दिया गया, जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, उस आधार पे सबको ये दिया गया। तो एनेक्स 1 कंट्री में कौन कौन से हैं? विकसित देश हैं। एनेक्स 1 कंट्री में कौन कौन है? विकसित देश हैं। अब दोनों अलग अलग बना लीजिए ग्राफ, पहला लिख लीजिए एनेक्स, दूसरी तरफ लिख लीजिए नॉन एनेक्स। पहले तरफ लिख लीजिए एनेक्स, दूसरा लिख लीजिए नॉन एनेक्स। अब ये पूरा ग्राफ आपको बनाना है। एनेक्स में लिखिए विकसित देश, 2 भागों में बांट दीजिए, एनेक्स 1 एनेक्स 2, 2 भागों में बांट दीजिए। एनेक्स को 2 भागों में, एनेक्स 1 एनेक्स 2, एनेक्स 1 एनेक्स 2। नॉन एनेक्स में लिख लीजिए विकासशील देश या अल्प विकसित देश, विकासशील देश या अल्प विकसित देश, ठीक है। अब इसमें एनेक्स 1 में लिखिए, एनेक्स 1 में लिखिए इनको कार्बन उत्सर्जन कम करना है। एनेक्स 1 वालों को क्या करना है? कार्बन उत्सर्जन कम करना है। एनेक्स 1 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है, GHG, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। क्या करना है इनको? कार्बन उत्सर्जन कम करना है एनेक्स 1 को, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश हैं? OECD देश हैं, OECD देश है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देश हैं, OECD देश हैं, और क्या है? EIT देश है, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, यानी संक्रमणशील
अर्थव्यवस्थाएं हैं, ईयू के देश हैं, सब ईयू इसी में सम्मिलित है। ओईसीडी, और ये कौन है जो 1992 तक ओईसीडी के सदस्य बन गए थे, उन देशों को ही सम्मिलित किया गया है। ओईसीडी देश हैं और ईआईटी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं ये, और इनको क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है। दूसरा है ये इन्हीं में से एक कैटेगरी बने NX2 देश, इसी के ही एक हिस्सा है, NX1 का ही एक हिस्सा NX2 है ना। NX2 कंट्री इसी के अंदर है, ये समझ लो, NX2 कंट्री सब इसके सदस्य हैं, लेकिन NX2 में सभी NX1 नहीं है, बस ये समझ लो। NX2 पूरे के पूरे NX1 में है, लेकिन सभी NX1, ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एक रहता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, बेन आरेख जैसा, कि जितने NX2 हैं सभी NX1 है ना, लेकिन सभी NX1 NX2 नहीं है, तो NX1 का बड़ा गोला बनेगा और अंदर NX2 बनेगा। तो नॉन NX2, ये जो NX2 है ये क्या है, नॉन NX कंट्री है। कैसी है, विकासशील कंट्री। इनका काम क्या है, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। क्या कराना, विकासशील देशों को, और इनको कार्बन उत्सर्जन की कोई बाध्यता नहीं है, विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन की कोई बाध्यता नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े। आगे आपको इस पे और चीजें, अब आगे ये हो गया इतनी बात। अब अगला लिख लीजिए, अब 2 NX और बनाए गए, 2 NX और बनाए गए, NXA और NXB, 2 NX और हैं, NXA और NXB, 2 NX और हैं, NXA और NXB। NXA में हरित गैस प्रभाव को कम करने वाली 6 गैसें हैं। NXA में क्या है, हरित गैस प्रभाव को कम करने वाली 6 गैसें हैं। NXA में हरित गैस प्रभाव को कम करने वाली 6 गैसें हैं। NXA में हरित गैस प्रभाव को कम करने वाली 6 कौन कौन सी गैसें हैं, CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, HFC है ना, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बाइड, और दूसरा परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, ये हो गई। और ये 6 गैसें। NXB में क्या है, NX1 के देशों को कितना कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इससे संबंधित जानकारी दी गई है। तो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आपको उत्सर्जन कितना करना है, ठीक है, ये लिख लीजिए। NX1 देशों को कितना कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इससे संबंधित जानकारी की हरित गैस GHG टारगेट दिया गया है कि कितना आपको हरित गैस प्रभाव कम करना है। ये चीज यहाँ पे स्पष्ट की गई। लिख गया, दोनों लिख गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्या है, अब इसको कैसे कार्बन को कम करेंगे, है ना, ये लिख लीजिए। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए क्या तरीका है, तो तरीका बनाया गया क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, क्योटो फ्लेक्सिबल, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके लिए क्या बनाया गया है, क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है प्रोजेक्ट बेस, परियोजना के आधार पे। दूसरा क्या बनाया गया है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक आधार पे बाध्यता। पहला बनाया गया है आपका प्रोजेक्ट बेस, परियोजना के आधार पे। दूसरा बनाया गया है आपका क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक आधार पे बाध्यता, ठीक है। इसके लिए आपका जो यूनिट है, इसको बोलते हैं असाइंड अलाउड यूनिट, AAU। इसकी यूनिट क्या है, AAU, असाइंड अलाउड यूनिट। ये अलाउ कहाँ की गई, NXB पे। NXB पे बताया गया किस देश को कितना करना है। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें मतलब इसमें तो क्लियर है ना कि जो मात्रात्मक आधार पे बनाया गया है। आप एग्जाम्पल डाल लीजिए, वही कंट्री ए को 100 टन करना है, उसने 80 किया, 20 टन उसको कार्बन क्रेडिट मिल गया। वही चीज़ है, यदि कोई देश 100 टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है, वही मैं जो लक्ष्य आपको बताया था। कार्बन बी है, उसको 70 दिया गया, लेकिन उसने 90 कर दिया, तो 20 उसको माइनस हो गया, तो उसको कार्बन ट्रेडिंग यहीं से चालू हो गई। और कार्बन ट्रेडिंग कैसे करेंगे, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग के माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग के माध्यम से कार्बन क्रेडिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है प्रोजेक्ट बेस, परियोजना के आधार पे, है ना। तो इसमें क्या, ऐसी तकनीकी मुहैया कराना जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो, है ना। और प्रोजेक्ट बेस को 2 तरीके से बनाया गया। पहला है आपका JI, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, और ये है आपका CMD, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और दूसरा है आपका, तो ये दोनों लिख लीजिए, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन को बोलते हैं संयुक्त कार्यान्वयन, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बोलते हैं स्वच्छ विकास तंत्र, स्वच्छ विकास तंत्र, स्वच्छ विकास तंत्र। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बोलते हैं स्वच्छ विकास तंत्र, और इसको बोलते हैं आपको ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन का मतलब है संयुक्त कार्यान्वयन।
तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या है, जो एनेक्स देश हैं, एनेक्स देश यानी जिनको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, वो क्या कर सकते हैं, एक देश दूसरे देश पर ऐसी तकनीकी या परियोजना लगा सकता है जहां पे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाए, और जितना कार्बन उत्सर्जन कम होगा उतना उसका कार्बन क्रेडिट हो जाएगा, किस देश का, जितने परियोजना लगाई है, और वो कार्बन ट्रेडिंग कर सकता है, वो कार्बन बेच सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत क्या है, कोई एनेक्स कंट्री, कोई विकसित अर्थव्यवस्था, किसी विकासशील अर्थव्यवस्था पे ऐसी परियोजना और तकनीकी लगा सकता है जिसके माध्यम से उस देश में क्या हो जाए, वहां पे कार्बन इमिशन कम हो जाए। ठीक, उससे भी जो कार्बन क्रेडिट होगा उसी देश को मिलेगा जिस देश ने वो परियोजना लगाई। तो ये है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। बस इतनी बात है, ये आपको इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला लिख लीजिए प्रतिबद्धताएं। अगला लिख लीजिए प्रतिबद्धताएं। दो प्रतिबद्धताएं दी गई हैं। पहली प्रतिबद्धता की अवधि है 2008 से 2012 तक। ठीक है, पहली प्रतिबद्धता की अवधि है 2008 से 2012 तक। दूसरी प्रतिबद्धता की अवधि है 2013 से 2020 तक। पहली प्रतिबद्धता में क्या है, औद्योगिक रूप से विकसित देशों को, लिखते जाइए, औद्योगिक रूप से विकसित देशों को, औद्योगिक रूप से विकसित देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को, अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 की तुलना में 5% कम करना है। औद्योगिक रूप से विकसित देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 की तुलना में 5% तक कम करना है, 5% तक कम करना है। दूसरी प्रतिबद्धता, पहले में है 5% कम करना है, कब, उसका बेस ईयर क्या है 1990। दूसरी 2013 से 2000, ये आपका दोहा कतर में इसको अपनाया गया था। 8 दिसंबर 2012 को दोहा कतर में हुआ था इसको। इस अवधि के दौरान एनेक्स 1 कंट्री में शामिल देशों को, इस अवधि के दौरान एनेक्स 1 कंट्री में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से कम करके 18% के उत्सर्जन तक लाने की प्रतिबद्धता है। ठीक है, तो 1990 से 18% कम करेंगे दूसरी प्रतिबद्धता पे। ठीक, ये दोनों प्रतिबद्धताएं हैं, यही है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, मोटा मोटा जो जितनी ग्राफिंग मैंने करवाई थी ये सारी मैंने लिखवा दी। लगभग मैं शायद अपने प्रयास में सफल रहा हूं कि आप लोगों को समझा पाया हूं। बाकी